हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मोनोसैकेराइड्स के बारे में, मोनोसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उससे पहले मैं दोस्तों एक बार कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नई कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स का एक नया क्लासिफिकेशन और देखते हैं हम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया था हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पर, जिसमें हमारे हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, यदि हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी, 2 से 10 हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मिलते हैं तो दोस्तों हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और नेक्स्ट हमारा n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलते हैं तो हमें पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है ये? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ क्लासिफिकेशन थे। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने उसको लास्ट लेक्चर में डिवाइड किया था शुगर और नॉन शुगर की कैटेगरी में। आज हम शुगर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे दोस्तों। जो शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है ये? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? विच रिड्यूस विद टॉलेंस रेजेंट और फीलिंग सॉल्यूशन, विच रिड्यूस टॉलेंस रेजेंट और फीलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनको रिड्यूस कर दें, क्या रहेंगे हमारे एक तरह से रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में। इसमें हमारे पास सभी एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स, सभी मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं, सभी हमारे डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं। इसमें एक्सेप्ट रखते हैं हम दोस्तों एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज को छोड़ दें तो सभी डाइसैकेराइड्स भी किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है नहीं है? और दूसरे रहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर फ्रेंड्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या रहेंगे? विच डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रेजेंट और फीलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है ये? इसमें आ जाता है हमारा दोस्तों सुक्रोज आ जाता है, प्लस ऑल पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं सभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखते हैं। अब दोस्तों रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर का मतलब कार्बोहाइड्रेट में कैसे? तो दोस्तों जो रिड्यूसिंग नेचर आती है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, एल्डिहाइड कीटोन में, वो आती है इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से। किसी भी एंड पर, किसी भी टर्मिनल पर यदि कीटोन ग्रुप आपका फ्री है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो उस केस में वो रिड्यूसिंग नेचर शो कर देते हैं। क्लियर है नहीं है ये? जबकि इन केस ऑफ सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स किसी भी, ना तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है ना कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूस। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में ऑप्शंस में क्वेश्चंस पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉन रिड्यूसिंग शुगर या विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है नहीं है? तो सभी मोनोसैकेराइड्स हमारे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज किस में आ जाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर में। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ करके हमारे पास जैसे लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, ये किस में रहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर में। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रिड्यूसिंग, स्टार्च, सेलुलोज, सभी पॉलीसैकेराइड्स किस में रहेंगे? हमारे नॉन रिड्यूसिंग में। और एक हमारा डाइसैकेराइड्स, कौन सा? सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है नहीं है ये? एक नंबर का क्वेश्चन निकलता है बहुत बार। चलूँ आगे। तो फ्रेंड्स आज हम नया टॉपिक, नया हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड से रिलेटेड। मोनोसैकेराइड्स के बारे में मैंने बता दिया था विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, क्या रहेंगे हमारे? मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल मैंने सबसे कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज आते हैं, तो उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ग्लूकोज के लिए ही हम स्टार्ट करें दोस्तों। मोनोसैकेराइड्स के लिए दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स को या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, 2 कैटेगरीज में हम उसको स्टडी करते हैं। एक तो रहता है एल्डोजेज और दूसरे रहते हैं कीटोजेज।
एल्डोजेस का मतलब होता है जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, और कीटोजेस का मतलब दोस्तों जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। क्लियर है नहीं है ये? जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है जिन कार्बोहाइड्रेट्स में, उनको बोलते हैं हम एल्डोज, और जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है कीटोज। मोनोसैकेराइड्स दोस्तों 3 to 6 और 7 तक, 6 और 7 तक कार्बन एटम अपने में इन्वॉल्व करके रखते हैं, नहीं है? फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि CX और H2O का होल Y। क्लियर है नहीं है ये? इनके लिए जनरल फॉर्मूला आता है। यदि हम X और Y के लिए वैल्यू सेम लेके चले, 3 पुटअप करें, तो एल्डोज में क्या आ जाएगा हमारा? C3 दोस्तों H6 और O3, नहीं है? C3H6O3। ऐसे कीटोज में आ जाएगा C3H6 और O3। इसको बोलेंगे दोस्तों एल्डो ट्रायोज, और इसको बोलेंगे कीटो ट्रायोज। क्या रहेगा? एल्डो ट्रायोजेज, और ये रहेगा फ्रेंड्स कीटो ट्रायोज। क्लियर है ये? ऐसे ही C4H8 और O4 एल्डो टेट्रोज, और ये रहेगा हमारा C4H8 और O4 कीटो टेट्रोज। C5H10O5, नहीं है? ऐसे ही यहाँ पर C5H10 और O5 एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, नहीं है? और C6H12O6 अगेन यहाँ पर भी दोस्तों C6H12O6 एल्डो हेक्सोज। क्या रहेगा फ्रेंड्स? एल्डो हेक्सोज, और ये रहेगा हमारा कीटो हेक्सोज। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज आ जाएगा इसमें हमारा, गैलेक्टोज आ जाएगा दोस्तों इसमें हमारा, मैनोज आ जाएगा इसमें हमारा, और इसके लिए एग्जाम्पल हमारा सबसे कॉमन रहता है फ्रक्टोज। नहीं है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या रहता है? ग्लूकोज या गैलेक्टोज है वो एल्डो हेक्सोज होते हैं, और फ्रक्टोज क्या रहता है दोस्तों? कीटो हेक्सोज रहता है। यानी कॉमन जो डिफरेंस देखने को मिलता है हमें इनमें, क्या देखने को मिलता है कि फ्रक्टोज में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है दोस्तों, और ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये समझने वाली बात है। ठीक है, इनमें अब सबसे कॉमन कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है भाई, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स। सबसे कॉमन और सबसे छोटा मोनोसैकेराइड्स कौन सा है? तो वो रहता है हमारा एल्डोट्रायोज। सिंपली इसको दोस्तों ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ओके, ग्लिसरैल्डिहाइड C3H6O3। कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ लेता है भाई, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स। सिंपलेस्ट पूछता है तो ग्लिसरैल्डिहाइड, सबसे कॉमन पूछता है तो वो रहते हैं हमारे दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो तीनों के लिए हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे छोटा मोनोसैकेराइड्स कौन सा है? सबसे कॉमन और सबसे छोटा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मोनोसैकेराइड्स है ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनके लिए हम ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। क्लियर है ये? चलिए देखिए, सबसे छोटा हमारा मोनोसैकेराइड्स ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड के लिए क्या रहेगा? 3 कार्बन एटम है दोस्तों, और बता रखा है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रख दिया। क्लियर है नहीं है ये? कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दें। ये रहेगा हमारा भाई CH2OH, यहाँ H और यहाँ आपका OH, क्या बन गया? C3 हो जाएगा दोस्तों, H6 हो गया और O3 हो गया। क्या रहेगा ये? ग्लिसरैल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा इसी में ही C6H12O6 दोस्तों ग्लूकोज सबसे कॉमन रहता है। इसके लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रख दीजिए फ्रेंड्स, और ये इसके लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर आ जाएगा HOH HOH H एंड OH। क्या रहेगा हमारा? ग्लूकोज। एंड लास्ट है हमारा दोस्तों फ्रक्टोज। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है क्या? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के केस में फॉर्मूला मॉलिक्यूलर
C6H12O6 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में वही हमारे 6 कार्बन एटम 5 and 6। कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में लाई करेगा दोस्तों, क्लियर है नहीं है? ये क्या रहेगा? OH H एंड अगेन फ्रेंड्स CH2OH क्या रहेगा? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर फ्रक्टोज। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड में से सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है सबसे कॉमन एल्डोज यानी ग्लूकोज रहेगा, सबसे कॉमन कीटोज फ्रक्टोज रहेगा। क्लियर है नहीं है? ये तीनों के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? ये देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़े हम, चलिए इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। इन्हीं के बेस पर मैं D और L फैमिली डिज़ाइन कर देता हूँ। D एंड L फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ना दो फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, D फैमिली और L फैमिली, बेस्ड ऑन। देखिए यहाँ पर ना कार्बोहाइड्रेट्स में जब हम सिंपली इन सभी में ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो हमने पढ़ रखा है चिरल कार्बन एटम। चिरल कार्बन एटम क्या रहता है हमारा? कार्बन एटम बॉन्डेड 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। बस चारों साइड से वो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ जुड़ा हुआ क्या रहेगा? चिरल कार्बन एटम। यदि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखें तो हमें एकमात्र चिरल कार्बन एटम ये ऑब्जर्व होता है दोस्तों। चिरल कार्बन एटम इसमें कौन सा है? ये। क्लियर है नहीं है? ये एक ही चिरल कार्बन एटम है। इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम कह सकते हैं। क्लियर है नहीं है? ये ऐसे ही इसमें देखें, ये तो हो जाएगा दोस्तों हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO। क्लियर है नहीं है? अब इसके बाद 1 2 3 4 और ये सभी 4 के 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हुए हैं, तो ये 4 क्या रहेंगे इसमें? चिरल कार्बन एटम। क्लियर है नहीं है? ये तो हमने क्या देखना होता है, जैसे नंबरिंग किया हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम को देखना होता है। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे फ्रेंड्स यदि OH ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट साइड में है तो कंपाउंड हमारा D फैमिली से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? D फैमिली से बिलोंग करेगा। और OH ग्रुप दोस्तों यदि लेफ्ट साइड में आ जाए, OH ग्रुप किधर आ जाए? लेफ्ट में आ जाए, नहीं है? तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये L फैमिली से बिलोंग करेगा। यदि लेफ्ट में है OH ग्रुप तो वो L फैमिली रहेगी। समझ रहे हैं भाई दोस्तों? यहाँ देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, D फैमिली क्या होता है? नीचे से देखो, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट साइड में है तो D फैमिली से बिलोंग करेगा कार्बोहाइड्रेट। और सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे यदि OH ग्रुप आपको दिखाई दे जाता है लेफ्ट साइड में तो वो L फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर है? ये यहाँ भी देखिए ऐसे ही ग्लूकोज में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ग्लूकोज में सेकंड लास्ट कार्बन एटम, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से। फ्रेंड्स ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, नंबर 1 मिलेगा इसको। 2 3 4 5 6, सेकंड लास्ट कौन सा हो गया? ये 5th कार्बन एटम। इस पे OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में। OH ग्रुप राइट साइड में, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? ये D फैमिली से, नहीं है? ऐसे ही फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में भी 1 2 3 4 5 और 6 सेकंड लास्ट पे राइट साइड में है, तो फ्रक्टोज भी किस फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड्स? D फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर है नहीं है? ये तो हम कह सकते हैं कि जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों, ये सभी हमारे D फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है नहीं है? ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी किससे बिलोंग करेंगे? खासतौर पे मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो सभी मोनोसैकेराइड्स D फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्लियर है नहीं? सभी मोनोसैकेराइड्स किससे बिलोंग करेंगे फ्रेंड्स? D फैमिली से बिलोंग करेंगे। ओके, चलें आगे। तो यहाँ से बेसिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही मेजर निकाला जाता है D और L फैमिली का डिजाइनेशन। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, चिरल कार्बन एटम की जो संख्या होती है ना वो आइसोमेट्रिक फॉर्म जनरेट कर देती है। क्लियर है नहीं है? आइसोमेट्रिक फॉर्म जनरेट कर देती है। और इनके जो आइसोमर्स बन के आते हैं
वो 2 की पावर n से, कि मतलब कितने इनके इसमें चिरल कार्बन एटम है, तो 2 की पावर n रखते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर कितने चिरल कार्बन एटम है, 1, तो वैल्यू 1 रख दी। 2 की पावर 1 मीन्स 2, यानी इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने आइसोमर बनेंगे, 2। इसमें ग्लूकोज में देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 पुट कर दो, 2 2 2 2, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, कितने आइसोमर बनेंगे ग्लूकोज में, 16 आइसोमर्स बनते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो चिरल कार्बन एटम के बेस पर हम नंबर ऑफ आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं। आना क्या चाहिए, हमें चिरल कार्बन एटम आइडेंटिफाई करना। पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, अकाउंट द टोटल नंबर ऑफ चिरल कार्बन एटम। आपको इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर भी नहीं दिया हुआ होगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के रखता है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसमें चिरल कार्बन एटम बताइए, नहीं है। तो चिरल कार्बन एटम जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं उस कंपाउंड का, तब हमें पता चलता है कि इसमें इतने चिरल कार्बन एटम है, ठीक है। और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेट्रिक फॉर्म निकल जाती हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मोनोसैकेराइड्स के केस में ही ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ग्लूकोज जो रहता है हमारा सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में काउंट होता है। सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड्स है हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए इस टॉपिक में हम प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले ग्लूकोज के लिए हम फ्रेंड्स प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस किस मेथड से किस किस केमिकल कंपाउंड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स इसमें स्टार्च। स्टार्च का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, स्टार्च C6H10O5 का होल N, दोस्तों एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए। क्लियर है नहीं ये, तो N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ये N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है, C6H12 और O6 डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं ये, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस क्या देगा दोस्तों, हमें डी ग्लूकोज देगा। दूसरा रहता है इसमें सेकंड फ्रेंड्स, हम सुक्रोज से भी करवा सकते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, सुक्रोज मीन्स हमारा C12H22O11 फ्रेंड्स, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये इक्विमोलर क्वांटिटी बना के देता है हमें C6H12O6 प्लस C6H12 एंड O6 डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें ऑब्टेन होती है कब, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इन मेथड से हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन मेथड कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कह सकते हैं कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। सो ग्लूकोज हम वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी दिखा देता है ये। क्लियर है नहीं है। और नेक्स्ट आ जाता है इसमें दोस्तों ग्लूकोज के लिए ही, ग्लूकोज के केस में ही यदि हम इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें, जैसा अभी मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था, क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट CHOH का होल 4, 4 चिरल कार्बन एटम रहते हैं और ये लास्ट रहता है। तो इसमें स्ट्रक्चर में हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है इसमें भाई सेकेंडरी एल्कोहल रहते हैं, और नेक्स्ट रहता है भाई एक इसमें प्राइमरी एल्कोहल रहता है, ठीक है। एक तो इसमें रहेगा प्राइमरी एल्कोहल, 4 इसमें रहेंगे दोस्तों सेकेंडरी एल्कोहल, और एक रहता है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है नहीं है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ग्लूकोज के लिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ऑलमोस्ट एल्डिहाइड जैसी ही केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखाते हैं। जो
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHOS फंक्शनल ग्रुप। दोस्तों सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो एल्डिहाइड की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। क्लियर है नहीं है ये, वही चीज़ हम देखेंगे। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें नंबर फर्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ। दोस्तों ग्लूकोज मीन्स CHOH का होल 4 और CH2OH। क्लियर है नहीं है? जब फ्रेंड्स हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ करवाते हैं तो ये साइनोहाइड्रिन बना के देता। क्या बना के देगा? साइनोहाइड्रिन। OH CN यहाँ H आ जाएगा, बाकी पोजीशंस रिमेन सेम। कंपाउंड को क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट विद नंबर सेकंड विद हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH के साथ वही चीज़ें, सेम रिएक्शन। CHOH का होल 4 CH2OH किसके साथ? हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, मीन्स NH2OH। दोस्तों H इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से H2, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O निकलेगा। क्या बना देगा ये आपका? C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, यहाँ H लगा हुआ है, CHOH का होल 4 रहेगा और ये रहेगा CH2OH। कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम। कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑक्साइम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और, यदि फ्रेंड्स हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें ना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, ध्यान रखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, CH2 और COOH। बाकी पोजीशंस रिमेन सेम, CH2OH। जानते हैं ना हम, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हमें क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, H यहाँ पर OH, यहाँ हमारा COOH। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीडेशन की, तो ग्लूकोज के लिए ऑक्सीडेशन में हम देखें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल रहे हैं हम। जैसे ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर में जब हम इसको डालते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, यानी CHO दोस्तों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COOH में, ये रहेगा हमारा CH2OH। और कह रहा है यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड में डाल दें तो ये सैक्रिक एसिड बना देता है। क्या रहेगा? सैक्रिक एसिड, CHOH का होल 4 और यहाँ भी COOH। ऊपर वाला कंपाउंड ऑक्सीडेशन है दोनों में, दोनों रिएक्शन किससे बिलोंग कर रही हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीडेशन से बिलोंग कर रही हैं। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ पर तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, तो सैक्रिक एसिड बनेगा। ओके, रिडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। रिडक्शन मीन्स यदि हम रिडक्शन करवाएं C6H12O6 का क्या करवाएं? रिडक्शन। दोस्तों रिडक्शन दो तरह से करवाते हैं। कह रहा है सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो ये सॉर्बिटल बना देता है। सॉर्बिटल मीन्स CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि रिडक्शन यदि हम इसमें करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो कह रहा है कि N हेक्सेन बनता है। CH3 CH2 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 और CH3 क्या बनेगा? N हेक्सेन। प्लस इसके अलावा 2 आइडोहेक्सेन भी बनता है भाई, CH2 CH2 और यहाँ CH2 CH और दोस्तों CH3, यहाँ आयोडीन जुड़ जाता है। 2 आइडो और हेक्सेन। क्लियर है नहीं है? इन दोनों का एक मिक्सचर बनता है।
दो तरह से रिडक्शन बताया मैंने। सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में कंपाउंड को बोलते हैं सॉर्बिटल, कंपाउंड क्या बनता है, सॉर्बिटल। और रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में एन हेक्सेन एक लीनियर चेन बन के आती है विद 2 आयोडोहेक्सेन के साथ, एक मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास विद हम इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं दोस्तों फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, यानी C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH2। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये दोस्तों फिनाइल हाइड्राजोन बना देता है, CHOH का होल 4 CS2OH किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH और C6H5। वही तरीका सेम दोस्तों, H2O निकलता है, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन, HC डबल बॉन्ड NH और दोस्तों C6H5। बाकी पोजीशंस सेम रहेंगी सभी केमिकल रिएक्शंस में, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर। क्लियर है नहीं है, ये क्या बनेगा हमारा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन कंपाउंड बनेगा, नहीं है, H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें नेक्स्ट एक और छोटी सी चीज़ आती है ग्लूकोज के लिए ही दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि कुछ लिमिटेशंस के केस में लिमिटेशंस पूछ लेता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, ये अपने आप में ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस क्या हैं दोस्तों, तो लिमिटेशंस भी कुछ निकल के आते हैं इसके। जैसे सबसे पहला लिमिटेशन आ जाता है फ्रेंड्स इसमें कि ये अमोनिया के साथ, जैसे एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखा देता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। क्लियर है नहीं, और फिर यूरोट्रोपिन नाइट्रिक एसिड के साथ RDX बना देता है, यानी एल्डिहाइड अमोनिया के साथ एक्टिव होते हैं, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का अमोनिया के साथ कोई एक्शन नहीं लेता है। DNP टेस्ट नहीं देता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन वाला जो टेस्ट होता है वो नहीं देता है। क्लियर है नहीं है। नेक्स्ट कंज्यूम कर लेता है दोस्तों, जब चीप बेस के साथ वॉयलेट कलर आता है तो उस टेस्ट के साथ भी ये एक तरह से एग्री नहीं करता है, नहीं है। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरा ये है कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है ना, हम उसको क्या बोल देते हैं, केवल डी ग्लूकोज बोल देते हैं। क्लियर है नहीं है ये। और एक चीज़ और समझिए दोस्तों, जो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मीन्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेशन दिखाते हो, नहीं है। और रोटेशन के बेस पर जो लेफ्ट साइड में रोटेशन दिखाते हैं उनको लीवो रोटेटरी माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो राइट साइड में रोटेशन दिखाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन के साथ इंडिकेशन मिलता है उनको। क्लियर नहीं है ये। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। कैसे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको हम ग्लूकोज को डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी बोल देते हैं। इसलिए समझना मेरी बात, डी पॉजिटिव, डी का मतलब है मैंने अभी बताया था डी फैमिली से बिलोंग करता है, पॉजिटिव का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, और ग्लूकोज कंपाउंड है हमारा। क्लियर है नहीं है ये। अब लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें ये नहीं बताता है कि इसके दो एनोमर्स भी है। ग्लूकोज दो एनोमेट्रिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये इसके लिमिटेशंस में काउंट होता है। क्लियर है दोस्तों। एक वर्ड आता है इसमें अल्फा और बीटा के लिए, म्यूट रोटेशन। म्यूट रोटेशन क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि जब ग्लूकोज है ना हमारा एक्वस फॉर्म में, इसके लिए जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है दोनों का म्यूट रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग होता है। अल्फा डी ग्लूकोज के केस में दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज है हमारा, ठीक है,
ये केवल डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा दोस्तों बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये दोस्तों? इसका स्पेसिफिक रोटेशन रहता है 111 डिग्री, ठीक है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन रहता है 19.2 डिग्री, नहीं है। तो दोनों को जब एक्वस मीडियम में रखते हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में इनका स्पेसिफिक रोटेशन अपने आप चेंज होने लगता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूट रोटेशन। म्यूट रोटेशन, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये? इसका स्पेसिफिक रोटेशन घटना शुरू हो जाएगा, इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लगभग 52.4 डिग्री के करीब ये क्या हो जाते हैं भाई, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्लियर है नहीं है? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? म्यूट रोटेशन बोलते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो दो फॉर्म क्या रहती है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज रहती हैं। क्लियर है नहीं है ये? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखेंगे, यानी हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है? जहाँ पर हम अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। वीडियो